हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीई एंड स्पोर्ट्स पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन की यूनिट नंबर 1, जिसका टाइटल है चेंजिंग ट्रेंड्स एंड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन। चैप्टर को बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाया जाएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं। फर्स्ट है कंसेप्ट, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। सेकंड है डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस। थर्ड है चेंजिंग ट्रेंड्स इन स्पोर्ट्स, प्लेइंग सरफेस, वियरेबल गियर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। थर्ड है कैरियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन। फोर्थ है खेलो इंडिया प्रोग्राम एंड फिट इंडिया प्रोग्राम। दोस्तों, फर्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन या कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। जो टर्म है फिजिकल एजुकेशन, वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, फिजिकल एंड एजुकेशन। यहाँ पर फिजिकल का मतलब होता है रिलेटेड टू बॉडी मूवमेंट और फिजिकल एक्टिविटीज। वहीं एजुकेशन का मतलब होता है कुछ गेन करना या कुछ नया सीखना, जिसको अप्लाई कर कर हम अपने जीवन या बिहेवियर में चेंज ला सकते हैं या बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इन्हें कंबाइन करके इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या बनेगी। द एजुकेशन विच वी गेट थ्रू द फिजिकल एक्टिविटी और बॉडी मूवमेंट्स इन इज नोन एज फिजिकल एजुकेशन। दूसरी डेफिनेशन है फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस विच कम टू द इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट्स। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो अगर फिजिकल एजुकेशन का एम समझना है तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा एम क्या होता है। एम होता है किसी भी चीज़ का हाईएस्ट पर्पज या हाईएस्ट गोल जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे कि किसी को आईएएस बनना है, किसी को पीसीएस बनना है, किसी को नेता बनना है, किसी को अभिनेता बनना है। तो ये हो गए उनके हाईएस्ट पर्पज या एम्स हो गए। वहीं अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो जो छोटे छोटे स्टेप्स हम एम को प्राप्त करने के लिए लेते हैं उन्हें बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स। जैसे अगर किसी को आईएएस बनना है तो उसे सबसे पहले 10th पास करनी पड़ेगी, 12th पास करनी पड़ेगी, ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, फिर उसे आईएएस का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा, तब जाकर वो कहीं आईएएस बनेगा। अगर वो 10th पास ही नहीं कर पाएगा तो वो अपने एम तक नहीं पहुंच पाएगा। तो जो छोटे छोटे एम है वो होते हैं ऑब्जेक्टिव्स। वहीं अगर हम फिजिकल एजुकेशन की बात करेंगे तो फिजिकल एजुकेशन का जो मेन एम है वो क्या है, होलसम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल या ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। वहीं बात करते हैं सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन की। उसके अनुसार फिजिकल एजुकेशन का एम क्या है, ये है फिजिकल एजुकेशन किसी भी बच्चे को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड सोशली फिट बनाना और उसे सोसाइटी के लिए अच्छा नागरिक बनाना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो यहाँ पर मेन 4 ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं। सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे आपको अलग अलग किताबों में, लेकिन वो इन चारों के अंदर ही आ जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट रेफर करता है किसी भी इंडिविजुअल की फिजिकल ग्रोथ को। इसमें हमारी बॉडी की मसल्स ग्रो करती हैं, बोन्स ग्रो करती हैं, और इसमें हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स भी ग्रो करते हैं, जैसे कि नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट है इसमें हमारी बॉडी के मूवमेंट्स या मोटर स्किल्स का भी डेवलपमेंट होता है, या हम उन पर बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। कहने का सिंपल भाषा में मतलब ये है हमारी बॉडी पूरी अंदर और बाहर से ग्रो करती है। दोस्तों, दूसरा ऑब्जेक्टिव है मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट फोकस करता है हमारे माइंड की पावर को बढ़ाने में। स्पोर्ट्स में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनमें हमें माइंड की अलर्टनेस की आवश्यकता होती है, इंस्टेंट कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है, कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है। तो ये सब चीज़ें हमारे माइंड की पावर को बढ़ाने में हेल्प करती हैं। ऑल्सो स्पोर्ट्स हेल्प करता है हमें डिसीजन लेने में या क्विक डिसीजन लेने में। जैसे स्पोर्ट्स में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जब हमें जल्दी से डिसीजन लेना पड़ता है, तो वहाँ से हेल्प मिलती है हमें क्विक डिसीजन लेने की। और अगर हम स्पोर्ट्स खेलते रहेंगे या एक्सरसाइज करते रहेंगे तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो दिमाग में अच्छा होगा और हमारा दिमाग एकदम स्वस्थ रहेगा। एक कहावत भी है, अ हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी। मतलब एक स्वस्थ दिमाग एक स्वस्थ बॉडी में निवास करता है। दोस्तों, थर्ड ऑब्जेक्टिव है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट हमें सिखाता है हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना। डिफरेंट टाइप के इमोशंस होते हैं, जैसे कि होप, प्लेजर, जेलसी, हेट, फियर, एंगर। ठीक है। और ये जो इमोशंस हैं हमारे लिए अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। बुरे कब साबित होते हैं, जब हम इन्हें
एक्सेस मात्रा में शो करते थे। जैसे सपोज करो दो टीमें खेल रही हैं, एक टीम ने गोल मार दिया तो एक टीम में तो खुशी का माहौल होगा, दूसरी टीम में दुख का माहौल होगा। लेकिन अगर दुख वाले इमोशंस ज्यादा हो गए तो वहां पे लड़ाई होने के चांसेस होते हैं। हमने देखा भी होगा कई बार लड़ाइयाँ हो जाती हैं टीम गेम में या इंडिविजुअल गेम में। वो क्यों होती हैं? क्योंकि इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रहता। इसलिए इमोशंस पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और हमें ये भी पता होना चाहिए कौन सा इमोशन कहाँ पे दिखाना है। सपोज करो एक जगह खुशी का माहौल चल रहा है, तुम वहां पे मुंह लटकाए बैठे हो, तो वहां तुम वहां का सारा माहौल खराब कर दोगे। वहीं अगर कहीं दुख का माहौल चल रहा है, तुम वहां पे चिल्ला चिल्ला के हंस रहे हो, हा हा ही हु, तो बहुत बहुत ही और लगेगा। तो इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए कौन से इमोशन कहाँ दिखाना चाहिए। तुम्हारी जो इमोशन है वो एकदम स्टेबलाइज होनी चाहिए। फोर्थ ऑब्जेक्टिव होता है सोशल डेवलपमेंट। स्पोर्ट्स हमें सिखाता है सोशल ट्रेड्स के बारे में या सोसाइटी में बेटर एडजस्टमेंट के बारे में। आपने देखा होगा जब हम कहीं टूर्नामेंट खेलने जाते हैं तो वहाँ पे कुछ सुविधाएं कम होती हैं, तो हमें उन कम सुविधाओं में एडजस्ट करना पड़ता है, तो वहाँ हमें एडजस्ट करना सीखना पड़ता है। और बहुत सारे प्लेयर्स आ रहे हैं, डिफरेंट कंट्री से आते हैं या डिफरेंट स्टेट से आते हैं, तो वहाँ पे हमारी संस्कृत का एक्सचेंज होता है, कल्चरल एक्सचेंज होता है, एक दूसरे से बातें करते हैं, तो कोऑपरेशन बढ़ता है। ठीक है, एक दूसरे को समझते हैं। और स्पोर्ट्स हमें सिखाता है लीडरशिप क्वालिटी। जैसे कोई टीम गेम है, उसका कोई कैप्टन है, तो वहाँ से हमें लीडरशिप क्वालिटी सीखने को मिलती है। और स्पोर्ट्स हमें बहुत सारी क्वालिटीज और सिखाता है, जैसे कि फेयर प्ले, कोऑपरेशन, सिंपैथी, स्पोर्ट्समैनशिप। तो स्पोर्ट्स हमारा ओवरऑल सोशल डेवलपमेंट करने में सहायक होता है। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस। मतलब आज़ादी के बाद से इंडिया में फिजिकल एजुकेशन की ग्रोथ। दोस्तों आज़ादी के बाद से ही भारत हर फील्ड में तेजी से ग्रोथ कर रहा था, इसके साथ साथ ही फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में भी ग्रोथ की। इसके चलते ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1948 में एक कमेटी बनाई जिसका नाम था डॉक्टर ताराचंद कमेटी, जिसका काम था फिजिकल एजुकेशन को एनालाइज करना। और उन्होंने एक रिकमेंडेशन दी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन की, जिसके चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1950 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन की स्थापना की, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था इंडियन स्कूल्स में फिजिकल एजुकेशन एज ए मेन सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना। फिर चाहे वो एलिमेंट्री लेवल हो, चाहे सेकेंडरी लेवल हो, चाहे सीनियर सेकेंडरी लेवल हो। और इसका दूसरा मेन काम था जो इंडिजीनस फिजिकल एक्टिविटीज हैं उन्हें प्रमोट करना। उसके बाद 1951 में इंडिया में पहले एशियन गेम्स खेले गए न्यू दिल्ली में, जिसके चलते इंडियन यूथ को काफ़ी प्रेरणा मिली, काफ़ी मोटिवेशन मिला, और उन्होंने स्पोर्ट्स में काफ़ी बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। उसके बाद 1953 में उस समय की हेल्थ मिनिस्टर राजकुमारी अमृत कौर के नाम पर एक कोचिंग स्कीम लॉन्च की गई, राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था इंडिया में प्रोफेशनल कोचिंग को बढ़ावा देना, क्योंकि उस समय इंडिया में कोई प्रोफेशनल कोचिंग नहीं होती थी जिससे अच्छे प्लेयर्स नहीं निकल पाते थे। इसी की तर्ज पर बाद में एनआईएस की स्थापना हुई 1961 में। इसके बाद 1954 में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना की गई, जिसका मेन काम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के साथ में मिलकर काम करना। इसके साथ साथ ही डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स काउंसिल और स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल की स्थापना हुई। इसके बाद 1957 में इंडिया के पहले फिजिकल एजुकेशन कॉलेज की स्थापना की गई, जिसका नाम था लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसका नाम दोबारा रखा गया 1973 में लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो आजकल LNIPE के नाम से जाता है, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। दोस्तों उसके बाद 1958 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट को स्टैब्लिश किया गया, जिसका मेन पर्पज था इंडिया के अंदर फिजिकल एजुकेशन को प्रमोट करना। उसके बाद 1961 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स NIS को स्टैब्लिश किया गया। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, NIS का मेन पर्पज था इंडिया के अंदर प्रोफेशनल कोचेज को प्रोड्यूस करना। उसके बाद 1972-71 में स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप स्कीम को लागू किया गया, जिसका मेन पर्पज था इंडिया के गांव-गांव में जाकर स्पोर्टिंग टैलेंट को बाहर लेके आना। उसके बाद 1975 में नेशनल स्पोर्ट्स फेस्टिवल फॉर वीमेंस को लागू किया गया, जिसका मेन पर्पज था इंडिया के अंदर वीमेंस स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना। उसके बाद 1982 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स बना, जिसका मेन कारण था उस साल होने वाले एशियन गेम्स, और जो ये एशियन गेम्स हुए उससे इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी बूस्ट मिला। उसके बाद 1984 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना, जिसका मेन पर्पज था इंडिया के अंदर जो स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ थी उनका पूरा यूज किया जा सके और जो स्पोर्ट्समैन हैं वो वहाँ रहकर ट्रेन कर सकें। उसके बाद 2010 में 19वें कॉमनवेल्थ हुए, जो कि आयोजित किए गए थे दिल्ली के अंदर। ठीक है, इससे इंडिया के स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला और इंडिया के काफ़ी सारे मेडल भी आए।
उसके बाद 2018 में CBSE ने फिजिकल एजुकेशन को एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट लॉन्च कर दिया। तो यहाँ पर ये टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है चेंजिंग ट्रेंड्स इन स्पोर्ट्स। सबसे पहला है प्लेइंग सरफेस, वियरेबल गियर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इसका कहने का मतलब ये है कि ओवर द टाइम इन सभी चीज़ों में क्या क्या चेंजेज हुए। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लेइंग सरफेस की। दोस्तों प्लेइंग सरफेस क्या होती है? प्लेइंग सरफेस होती है जिसपे डिफरेंट गेम्स या स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, जिसे प्लेग्राउंड भी बोलते हैं। तो पहले जो प्लेग्राउंड होते थे वो सबसे पहले किसके होते थे? क्ले के, यानी मिट्टी के बने होते थे। उसके बाद उन पर छोटी छोटी घास उगाई जाने लगी, फिर वो घास वाले मैदान हो गए। उसके बाद सीमेंटेड होने लगे। उसके बाद आए सिंथेटिक। सिंथेटिक कौन से होते हैं? सिंथेटिक आर्टिफिशियल पेंट होता है, इसकी कई लेयर्स चढ़ा दी जाती हैं। ठीक है। उसके बाद आए रबर के। रबर वाले ग्राउंड कैसे होते हैं? इसमें रबर की बड़ी बड़ी सीटें होती हैं जिन्हें ग्राउंड की जगह बिछा दिया जाता है और उस पर मैचेज होते हैं, जैसे कि आजकल बैडमिंटन में होता है। उसके बाद आए वुडन के, जैसे कि इंटरनेशनल बास्केटबॉल के जो कोर्ट होते हैं आजकल वुडन के होते हैं। उसके बाद आए आर्टिफिशियल ग्रास, जैसे इंटरनेशनल हॉकी के जो ग्राउंड होते हैं आजकल वो आर्टिफिशियल ग्रास के होते हैं। तो ये सारे चेंजेज हुए टाइम टू टाइम। ठीक है। तो ये चेंजेस क्यों हुए? जो पहले कोर्ट होते थे वो किसके होते थे? जो पहले ग्राउंड होते थे वो किसके होते थे? क्ले, ग्रास, सीमेंटेड। तो इन पे जो मेंटेनेंस होती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था और इंजरी होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा रहते थे। तो जैसे जैसे ये सर्फेसिस आती गई नई नई, वुडन, रबर, सिंथेटिक, इनमें मेंटेनेंस कम होने लगी, टाइम कम खर्च होने लगा। ठीक है। और इंजरी होने के चांसेस भी बहुत कम हो गए, जिससे जो एथलीट्स की परफॉर्मेंस थी वो बहुत अच्छी होने लगी। इसलिए ये टाइम टू टाइम चेंज होते गए। सभी ग्राउंड चेंज नहीं हुए, जिन्हें जरूरत नहीं थी वो चेंज नहीं किए गए। जैसे क्रिकेट है, पहले भी ग्रास पे होता था, अभी भी ग्रास पे होता है। चेंज कौन सी हुई? जैसे कि हॉकी है, हॉकी पहले ग्रास पे होता था, अब आर्टिफिशियल ग्रास पे होता है। उससे पहले जैसे कि बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल पहले सीमेंटेड पे होता था, उसके बाद सिंथेटिक पे हुआ, अब वुडन पे होने लगा। ऐसी स्कॉश है, स्कॉश पहले सीमेंटेड पे होता था, अभी वुडन पे होता है। ऐसी बहुत सारे ग्राउंड हैं, इनकी सर्फेसिस चेंज हुई। नेक्स्ट है वियरेबल गियर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। दोस्तों गेम्स एंड स्पोर्ट्स को बिना गियर और इक्विपमेंट्स के खेलना बहुत ही डेंजरस हो सकता है, क्योंकि ये ही दोनों हैं जो हमें इंजरी से प्रोटेक्ट करते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं फुटवियर, हेलमेट्स, माउथ पैड, आई शील्ड। ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। लेकिन ये सभी चीज़ें ओवर द टाइम चेंज होती गई। इनमें क्या क्या चेंज हुआ? सबसे पहले तो इनका कंफर्ट बढ़ गया। जो आजकल के मैन्युफैक्चरर हैं वो इन्हें लाइट मटेरियल के बनाते हैं, इनमें अच्छी पैडिंग होती है और ये एडजस्टेबल होते हैं, जिससे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जो इक्विपमेंट्स होते थे वो हैवी मटेरियल के होते थे और कंफर्टेबल नहीं होते थे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम क्रिकेट के पैड्स की बात करें, उसमें क्या होता है, पहले वो लकड़ी के होते थे और हैवी होते थे तो कंफर्टेबल नहीं होते थे। लेकिन आजकल के जो पैड्स होते हैं वो बहुत ही लाइट होते हैं और कंफर्टेबल होते हैं। दूसरा है कस्टमाइजेशन ऑप्शन आ गया। आजकल के जो स्पोर्ट्समैन है या एथलीट हैं वो जो इन गियर्स और इक्विपमेंट्स को अपनी बॉडी के अनुसार बनवाते हैं, मतलब कस्टमाइज कराते हैं। लेकिन पहले ऐसा ऑप्शन नहीं था। पहले वो एक ही कॉमन साइज के आते थे, वही पहनना पड़ता था, जिससे बहुत ही दिक्कत होती थी। और आजकल के जो इक्विपमेंट हैं वो स्ट्रोंगर हैं और लाइटर हैं, जिससे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आती है और वो एडवांस टेक्नोलॉजी से भी लैस हैं, जो परफॉर्मेंस को बढ़ाने में बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले हैवी होते थे, ठीक है, जिससे परफॉर्मेंस देने में बहुत ही दिक्कत आती थी। तो ये सारे चेंजेज हुए हैं। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंज हुए हैं? तो सबसे पहले हॉकाई टेक्नोलॉजी। हॉकाई टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बॉल की ट्रेजेक्टरी को जज करती है। ये ज़्यादातर यूज होती है फुटबॉल में, बैडमिंटन में, टेनिस में, क्रिकेट में। आपने देखा होगा टेनिस में अगर कोई बॉल लाइन के आसपास बाउंस खाती है, अगर उसे फील्ड एम्पायर नहीं जज कर पाता तो वो थर्ड एम्पायर के पास में जाता है। तो थर्ड एम्पायर बॉल की ट्रेजेक्टरी को जज करके आसानी से बता देता है कि बॉल कहाँ बाउंस हुई थी। ऐसा ही क्रिकेट में होता है। जैसे कि कोई प्लेयर एलबीडब्ल्यू आउट हुआ, अगर फील्ड एम्पायर डिसीजन नहीं दे पाया तो वो थर्ड एम्पायर के पास में जाता है। तो थर्ड एम्पायर बॉल की ट्रेजेक्टरी को चेक करता है और बता देता है कि वो वास्तव में आउट था या नहीं। और नेक्स्ट है वीडियो टेक्नोलॉजी। आजकल बहुत से एडवांस कैमरे आ गए जो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को दूर से ही जज कर लेते हैं या उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं एकदम हाई क्वालिटी में, जिससे बाद में हम ये पता लगा सकते हैं कि उन्होंने किस शॉट में कहाँ कमी की या उनकी टेक्निक में कहाँ कमी है, कहाँ उन्हें और सुधार की ज़रूरत है, जिससे कि उनकी परफॉर्मेंस बढ़ाई जा सके। नेक्स्ट है वियरेबल टेक्नोलॉजी।
आजकल बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस या ट्रैकर्स आ गए हैं जिन्हें एथलीट्स अपने शरीर पर बांध लेते हैं, अपने साथ कैरी करते हैं, जो उनकी रियल टाइम परफॉर्मेंस के बारे में फीडबैक देते हैं। जैसे कि कुछ ट्रैकर होते हैं वो हमारी हार्ट रेट के बारे में बताते हैं, कुछ ट्रैकर्स होते हैं जो हमारी ऑक्सीजन कैपेसिटी के बारे में बताते हैं। अब नेक्स्ट है स्मार्ट स्टेडियम्स। आजकल जो स्टेडियम होते हैं वो भी स्मार्ट होते हैं, वाईफाई या सेंसर से लैस होते हैं, जो ग्राउंड का अच्छा व्यू स्पेक्टेटर्स को दिखाते हैं, या जो स्पेक्टेटर्स हैं वो अपनी सीट से ही कोई भी फूड मटेरियल ऑर्डर कर सकते हैं या बेवरेजेस मंगा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कैरियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन। इसे हमने टोटल 5 पार्ट में डिवाइड किया है। इन्हीं के अंदर सारे कैरियर ऑप्शंस आते हैं। सबसे पहला है टीचिंग कैरियर। टीचिंग कैरियर में आते हैं जो हमें फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, जैसे कि आप एलिमेंट्री लेवल पर फिजिकल एजुकेशन पढ़ा सकते हो, सेकेंडरी लेवल पर पढ़ा सकते हो, सीनियर सेकेंडरी लेवल पर पढ़ा सकते हो। उसके बाद कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनकर पढ़ा सकते हो। नेक्स्ट है कोचिंग कैरियर। कोचिंग कैरियर में आते हैं जो लोग किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स या गेम्स की कोचिंग देते हैं, जैसे कि फुटबॉल की कोचिंग देना, हॉकी की देना, बैडमिंटन की देना। नेक्स्ट है हेल्थ रिलेटेड कैरियर। हेल्थ रिलेटेड में जो हेल्थ से रिलेटेड जानकारी देते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स फिजियोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस रिलेटेड। परफॉर्मेंस रिलेटेड कैरियर ऑप्शंस वो होते हैं जिनमें परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, जैसे कि प्रोफेशनल प्लेयर हो गए या ऑफिशियल्स हो गए, एम्पायर्स हो गए। ऑफिशियल्स और एम्पायर्स इन्हें भी अपनी कैपेबिलिटीज दिखानी पड़ती हैं। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में आते हैं मीडिया से रिलेटेड, जैसे कि न्यूज़ बोलना, स्पोर्ट्स के बारे में ब्लॉग लिखना, स्पोर्ट्स राइटिंग लिखना। ठीक है, तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड कैरियर हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है खेलो इंडिया प्रोग्राम एंड फिट इंडिया प्रोग्राम। तो सबसे पहले देखते हैं खेलो इंडिया प्रोग्राम। खेलो इंडिया प्रोग्राम एक नेशनल लेवल का प्रोग्राम है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स ने 2018 में लॉन्च किया था। इसका मेन मोटो था स्पोर्ट्स एंड फिटनेस को बढ़ावा देना। इसकी एलिजिबिलिटी है अंडर 17 और अंडर 21 कैटेगरी। इसके कुछ की फीचर्स हैं, उन्हें देख लेते हैं। खेलो इंडिया प्रोग्राम एक पैन इंडिया प्रोग्राम है। इसमें ईच ईयर 1000 यंग एथलीट्स को चूज किया जाता है और उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 5 lakhs पर ईयर देती है, कंटिन्यू 8 ईयर्स के लिए। ये अक्रॉस द कंट्री 20 यूनिवर्सिटी को स्पोर्ट्स एक्सीलेंस हब बनाने के लिए सपोर्ट करता है। खेलो इंडिया प्रोग्राम को इंडिया में स्पोर्ट्स कल्चर को रिवाइव करने के लिए शुरू किया गया था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए बहुत ज़्यादा फंड दिया है, जिसका अमाउंट है 1756 करोड़। नेक्स्ट है फिट इंडिया मूवमेंट। फिट इंडिया मूवमेंट को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इंदिरा गांधी स्टेडियम से 29 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था। दोस्तों, इसे लॉन्च किया गया था भारत के हॉकी लीजेंड मेजर ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी पर। इसका मेन पर्पस था फिटनेस को हमारी डेली लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बनाना। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। फिट इंडिया मूवमेंट एक नेशनल लेवल का प्रोग्राम है। इसे 3 एज ग्रुप में बांटा गया है। सबसे पहले 5 to 18 ईयर्स, 18 to 64 ईयर्स और 65 ईयर्स एंड एबव। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है फिटनेस को प्रमोट करना इजी और फन तरीके से। दूसरा ऑब्जेक्टिव है जो इंडिजिनस स्पोर्ट्स हैं उन्हें एनकरेज करना। तीसरा ऑब्जेक्टिव है फिटनेस के बारे में अवेयरनेस फैलाना वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज़ और फिजिकल प्रोग्राम्स के माध्यम से। चौथा ऑब्जेक्टिव है फिटनेस को इंडिया के हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और गांव-गांव तक पहुंचाना। पांचवा ऑब्जेक्टिव है एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना जहां इंडिया के लोग अपनी पर्सनल फिटनेस स्टोरीज को शेयर कर सकें। लास्ट ऑब्जेक्टिव है डेली लाइफ में फिजिकल एक्टिविटीज जैसे योगा, साइकिलिंग, डांसिंग, इसकी इम्पोर्टेंस को समझाना। अब है बेनिफिट्स ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट। फिट इंडिया मूवमेंट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अगर लोग डेली अपनी फिटनेस और फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देंगे तो वो लंबे समय तक बीमार नहीं पड़ेंगे और इंडिया एक फिट एंड हेल्दी नेशन बन जाएगा। पीपल विल बी एबल टू वर्क फॉर एक्स्ट्रा आवर्स और वो लंबे समय तक एक्टिव रह सकते हैं। अगर लोग डेली एक्सरसाइज करेंगे तो जो फैटल डिजीज के रिस्क हैं वो कम हो जाएंगे। अगर लोग डेली एक्सरसाइज करेंगे तो फिजिकल हेल्थ के साथ साथ कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को भी बूस्ट करते हैं और ये लाइफस्टाइल डिजीज के खतरे को कम करता है। ये हमें हेल्प करता है मेंटल डिसऑर्डर, डिप्रेशन और एंजाइटी से लड़ने में और इससे हमें नींद भी अच्छी आती है। ये इम्प्रूव करता है बोन डेंसिटी को, फ्लेक्सिबिलिटी को और रिड्यूस करता है ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क को।
तो दोस्तों यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना।